हरियाणा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की राजस्थान इकाई में भी खुशियों को बढ़ाया है। उपचुनाव आने वाले हैं। हरियाणा चुनाव के परिणाम अगर विपरीत होते तो यहां की इकाई भी हतोत्साहित होती। हरियाणा में जिम्मेदारी राजस्थान के ही एक नेता को थी जो प्रभारी बनाए गए थे, डॉक्टर सतीश पूनिया अपनी जिम्मेदारी में खरे उतरे हैं। ऐसे में अब उपचुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि 6-1 के आंकड़े वाले उपचुनाव में संख्या को बढ़ाया जाए और जीत इसीलिए भी जरूरी है कि सरकार राजस्थान में बीजेपी की है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। हरियाणा के चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने जमकर भागीदारी की। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और वो सांसद जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए या आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में गए, जीते, संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनके अलावा उन तमाम सांसदों का उपयोग किया गया जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पटकनी दी, लेकिन परिणाम विपरीत रहे। सिरसा में जरूर राजस्थान के नेताओं की मेहनत को नवाजा गया, लेकिन हरियाणा में परिणाम बता रहे हैं कि राजस्थान के नेताओं का जादू या तेजल सुपर डुपर नहीं चल पाया। अब उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर एक अलग सा जोश बीजेपी में आ गया है। पड़ोसी राज्य है, आए भी क्यों ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी मुद्रा बता रही है कि ये जीत उनके लिए कितने मायने रखती है, उनकी पार्टी के लिए कितने मायने रखती है। ये इसीलिए क्योंकि राजस्थान कांग्रेस के नेता हरियाणा में जाकर राजस्थान की सरकार के कमजोर होने की बात कह रहे थे, और जब हरियाणा प्रचार करके राजस्थान में लौटते तो बयान उनके वही थे। पर्ची सरकार बता रहे थे, लेकिन हरियाणा के जो परिणाम आए वो उपचुनाव से जोड़कर अगर देखा जाए तो मुश्किल में कांग्रेस नजर आ सकती है। हरियाणा चुनाव में जिन नेताओं की भागीदारी रही, बीजेपी के लिहाज से बात करें तो डॉक्टर सतीश पूनिया प्रभारी के तौर पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगुवा नेता के तौर पर, राजेंद्र राठौड़ उन सीटों पर प्रभावी नेता के तौर पर सक्रिय रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी तमाम सीटों पर जहां उन्हें बुलाया गया अपनी उपयोगिता, अपने मुद्दे, पार्टी की बात को सामने रखा। नतीजा जीत में आया है। ऐसे में जीत का सेहरा इनके सर पर भी रखा जा सकता है। ये तमाम नेता खुश हैं कि इनकी मेहनत साकार हुई है और दिल्ली यानी केंद्र सरकार से लगे हुए राज्य हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार चुनकर आई है। इन नेताओं के बयान भी बता रहे हैं कि उन्होंने दर्शा दिया है कि जो मेहनत की गई है उसमें कुछ अंश जीत के तौर पर उनका भी माना जाए। अब सवाल ये उठता है कि सतीश पूनिया असल जिम्मेदारी वही लिए हुए थे, तो क्या झुंझुनू सीट से उपचुनाव में उन्हें उतारकर वापस से मुख्य धारा की राजनीति में लाया जा सकता है? लेकिन सवाल यहां यह भी है कि झुंझुनू से राजेंद्र राठौड़ भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। ये सार्वजनिक तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बताती हैं कि इन दोनों नेताओं को जहां राजस्थान की राजनीति में हार के बाद आमेर और तारानगर से इन्हें राज्यसभा भेजने, लोकसभा का चुनाव लड़वाने की बात हुई थी, अब उपचुनाव हुआ है तो चर्चा में स्वतः आ गए हैं। लेकिन कहते हैं बीजेपी में जब चर्चाएं शुरू हो जाती हैं तो उस व्यक्ति का नाम कट जाता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस दिखा दी जाए तो वापस से जुड़ भी जाता है। हो सकता है इनकी उपयोगिता उपचुनाव में और भी महत्वपूर्ण तौर पर दिखे। अब कांग्रेस के नेताओं की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत लंबे अरसे बाद स्वस्थ होकर सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा चुनाव में थे। नायाब सैनी जिस जाति से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, अशोक गहलोत भी उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन नायाब सैनी ने उनके क्षेत्र में अशोक गहलोत को वो वोट नहीं लेने दिए जिनका मकसद कांग्रेस को हो सकता है एक नजर से हो। अशोक गहलोत बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं रहे,
लेकिन हरियाणा चुनाव में अपनी अलग छाप छोड़ दें, ऐसा परिणाम ला नहीं पाए। सचिन पायलट जहां भी गए, उनके समर्थकों ने हरियाणा से ज्यादा राजस्थान में जिक्र छेड़ा। वो 2028 तक सचिन पायलट को बड़ा नेता बनाने की जुगत में है। बड़ा नेता से मकसद मुख्यमंत्री का इकलौता दावेदार। लेकिन चुनाव तो 2028 में होने हैं, अभी वक्त है। हरियाणा में सचिन पायलट की सभाओं में जो भीड़ उमड़ी, उसे बड़ा करके बताया गया और परिणाम हरियाणा में जो आने हैं उनमें सचिन पायलट का योगदान है, ये भी दिखाया गया। सचिन पायलट को जिम्मेदारी जम्मू में भी चुनाव प्रचार के दौरान मिली, वहां भी उन्हें इसी एंगल से दिखाया गया। लेकिन हरियाणा के परिणाम इस आधार पर आने चाहिए थे, वो नहीं आए, जिसका राजनीतिक तौर पर नुकसान, नफा या नुकसान दोनों का आकलन अब उनके समर्थक अपने अपने नजरिए से कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रभावी भूमिका में आना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब ऐसे निर्णय भी ले रहे हैं जिससे उनका राजनीतिक ओरा, कद, संभावनाएं बढ़े। हरियाणा चुनाव में जब गए तो उनके समर्थकों ने भी तेजल सुपर डुपर की बात कही और चर्चित भी रहे, लेकिन परिणाम फिर जो सामने है वही रहे। राजस्थान के एक और नेता टीकाराम जूली दलित वोटों को साधने, अहिरवाल बेल्ट में अपना असर दिखाने के लिए लगातार सक्रिय रहे। अलवर से आते हैं और हरियाणा से जुड़ा हुआ इलाका है। उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन परिणाम वो भी नहीं दिला पाए। अब उन सांसदों की भी बात कर लेते हैं, चाहे राहुल कसवा की बात हो, उमेदाराम बेनीवाल की, संजना जाटव की। वो तमाम सांसद जो राजस्थान में कांग्रेस के विजेता बनकर लोकसभा पहुंचे हैं, हरियाणा चुनाव में अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में थे। चुनावी सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में और प्रत्याशियों के साथ खड़े भी नजर आए, हर संभव मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीता वही सिकंदर। उनके परिणामों में हार आई। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के ये तमाम नेता हारकर राजस्थान लौटे। तो कांग्रेस का उपचुनाव को लेकर नए सिरे से एनालिसिस, नई नीतियां और कैसे 7 के 7 सीटों पर उपचुनाव जीतने के दावे पर अपने आप को खरा साबित करें, ये चुनौती अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। एक और नेता हनुमान बेनीवाल गए चुनावी सभाओं में, उनके नाम एक उपलब्धि जरूर आई। वो उपलब्धि थी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस 30-35 सीटों में सिमट जाएगी। उनके बयान को उनके समर्थक दिखा रहे हैं कि असली एग्जिट पोल तो हनुमान बेनीवाल का है, जो उन्होंने कांग्रेस की स्थिति बता दी थी। लेकिन जिन सीटों पर वो गए, उन सीटों के हालात थोड़े नाजुक रहे, हारे। तमाम सीटों पर जिन पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी सभाएं की, वहां वोट कन्वर्ट कराने में अपने ओरे का, अपने राजनीतिक कद का इस्तेमाल कम कर पाए। खैर, अंतिम परिणाम ही जनता देखती है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि इसका असर खींवसर सीट पर ज्यादा होगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल के पास खोने को उस इलाके में कुछ नहीं था। उनके भी समर्थकों ने कहा कि देखिए, हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता उन्हें हरियाणा चुनाव में भी प्रचार के लिए बुलाने की होड़ लगी हुई है। ये सचिन पायलट के समर्थक, गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक भी कहते रहे। अशोक गहलोत के समर्थक थोड़ा इससे दूरी बनाए रहे, लेकिन अशोक गहलोत के समर्थकों में भी खुशी थी कि उनके नेता को हरियाणा में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। यानी हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाकर लौटेंगे तो उनका एक अलग राजनीतिक ओरा क्रिएट किया जाएगा। वो मंसूबे भी उनके समर्थकों के धरे रह गए। चुनावी परिणाम खैर कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए, लेकिन बड़ी चुनौती राजस्थान में अब उपचुनाव को लेकर है। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी के पास प्लस पॉइंट यह है कि पड़ोस के राज्य बीजेपी ने जीत लिया है। सरकार राजस्थान में और केंद्र में बीजेपी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सिरे से अपनी राजनीति को गति दे रहे हैं और सीएम भजनलाल राजस्थान में अपनी जड़ों को धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। उनके नीतिगत फैसलों, साथ में रोजगार के बढ़ते हुए अवसरों को सामने लाकर और पेपर लीक माफियाओं पर कदम दर कदम जो एक्शन हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि अब सीएम भजनलाल ने ठान ली है कि उपचुनाव की 7 में से
ज्यादातर सीटें बीजेपी को जिताकर वो अपने नेतृत्व को साबित करेंगे। ये तमाम चीजें राजस्थान की राजनीति में हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद नए सिरे से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह की मेहनत सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने हरियाणा चुनाव में की है, केंद्र का नेतृत्व उन्हें बखूबी देख रहा है। आने वाले दिनों में उन्हें भी कुछ जिम्मेदारियां शासन के तौर पर मिल सकती है, भले ही किसी राज्य से राज्यसभा भेजा जाए या राजस्थान में ही उनके लिए संभावनाएं तलाशी जाएं। और राजनीति है भी संभावनाओं का दौर। दोनों ही नेता काबिल हैं, ये उन्होंने साबित भी हर समय पार्टी के लिए किया है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, उनकी हार जीत के विश्लेषण उन्होंने बखूबी कर लिया होगा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या उनके मन पे बीती है, उनके समर्थकों के साथ बीती है। लेकिन अब जब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इस पूरे रूट पर केसरिया है, तो उनकी उम्मीदों को भी पंख लगने लाजमी है। नया रंग राजनीति राजस्थान मिलेगी, ये तय है। और उससे ठीक पहले उपचुनाव जीतने की तैयारियों के साथ आगे बढ़ने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार, बोर्डों में नियुक्ति और ब्यूरोक्रेसी को मैसेज, तीनों काम भी बखूबी होंगे। ऐसी उम्मीद राजस्थान और दिल्ली के नेताओं को पूरी है। समर्थक अब कह रहे हैं कि ये माहौल हरियाणा का उपचुनाव में बीजेपी को न केवल यहां मदद करेगा, साथ ही अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर भी एक नया जोश कार्यकर्ताओं के लिहाज से भरेगा। खैर, राजनीति संभावनाओं का खेल ही है। ये संभावनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, इन्हीं के आधार पे ये चुनाव परिणाम का विश्लेषण है। राजस्थान पर हरियाणा चुनाव का क्या असर पड़ेगा? उपचुनाव में क्या बीजेपी उन तमाम 6 सीटों पर जो उनके पास लोकसभा चुनाव तक नहीं थी, विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम विपरीत थे, वो अपने खेमे में कर पाएगी क्या? जिनमें महत्वपूर्ण 4 सीटें जहां कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ने की उम्मीद है, रामगढ़, देवली उनियारा, दौसा और झुंझुनू, जिन्हें बीजेपी जीत सकती है, उनके लिए क्या नई स्ट्रेटेजी बनाएगी? खींवसर को लेकर हनुमान बेनीवाल को उनके गढ़ में रोकने के लिए क्या काम कर सकती है, उन पर भी मंथन होगा। सैलुम्बर जो उनकी सीट है, क्या वो बचा पाएगी? और 84 जहां राजकुमार रोत का एक बड़ा कद बन चुका है, उस पर किस तरीके से प्रत्याशी चयन और रणनीति कारगर होगी? ये तमाम मुद्दे बीजेपी की उपचुनाव में राजनीति, रणनीति और सीएम भजनलाल के कुशल संगठनकर्ता होने के साथ साथ कुशल राजनेता और बतौर सीएम एक प्रभावी शासन देने की नीतियों पर भी मोहर लगाने का काम करेगी। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा राजस्थान चौक के साथ। मिलेंगे आपसे कुछ खास और अहम खबरों के साथ। नमस्कार।